तो इसलिए टेंडर में कौन डालेगा तो हम किसी का ना तो हाथ पकड़ सकते और ना किसी को हम दे सकते हैं। ये समझने वाले सब समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ये सोचती है कि यदि हम 100 बार झूठ बोलेंगे तो शायद सही हो जाए। राष्ट्रीय मुद्दा तो यही है जो सिर्फ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरा हो सकता है, अन्य किसी में क्षमता नहीं है कि उस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ा पाए। और आप पे लगाया जा रहा है कि आपने उनमें बढ़ने नहीं दिया। हमारे ऊपर तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं। नहीं सर, क्या लगता नहीं कि वो किन किन लोगों का आरोप का जवाब देंगे, क्योंकि अपने को तो जो जनता ने मौका दिया है काम करने के लिए, आकर उस काम में इतना मशगूल रहते हैं कि अन्य चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते। नहीं सर, आप सांसद नहीं बनते तो रीवा से सिंगरौली की जो रेल लाइन में काम लगा हुआ है वो कैसे शुरू हो पाता। मनगवा से चारघाट की रोड 4 लेन की बन के तैयार हो गई, बीच में रुक गई थी, खूब अखबारबाजी होती थी, काम बंद हो गया, काम बंद हो गया। हालांकि काम हम ही शुरू कराया था, लेकिन काम बंद होने पर हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। उसको दोबारा शुरू करा के पूरा कराने वाले तो जनार्दन मिश्रा हैं। रीवा से हनुना कितनी शानदार रोड है, ऐसा लगता है विदेश में यात्रा कर रहे हैं। कंट्रोल न्यूज़ की टीम रीवा में है, रीवा जिले में है। आपको हम बता दें कि रीवा लोकसभा ऐसा है कि रीवा हमेशा से राजनीति का एक अखाड़ा रहा हुआ है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने भूतपूर्व सांसद श्रीमान जनार्दन मिश्रा को यहाँ से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से सुंदरलाल तिवारी जी के सुपुत्र सिद्धार्थ राज तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। हम आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्री के निवास में आए हुए हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर यहाँ के धरातल पर क्या विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। 8 विधानसभा सीटें हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को धक्का जरूर लगा हुआ है। बहुत भारी धक्का लगा है जी। अभी तक संभाल नहीं पा रहे हैं, और जो बयानबाजी कर रहे हैं वो भी इधर उधर की बातें करते हैं। जी। वास्तव में अपने गिरेबान में झांकने के बजाय लोग इधर उधर के बहानेबाजी ढूंढते हैं। जब तक अपने गिरेबान में कांग्रेस झांकेगी नहीं, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद उन्होंने बाढ़ सागर जैसी जीवनदायी योजना का काम को नहीं पूरा किया। सत्ता पे रहने के बाद रीवा की सड़कें तो बेहतर नहीं हुई। रीवा में पिछड़ेपन का जो कलंक लगा था, इसकी यदि कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम लोगों ने जिस तरीके से रीवा में विकास किया, इसको लोगों ने हाथों हाथ दिया। और लोगों ने कहा कि वास्तव में सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि इस प्रकार से कायाकल्प किया जा सकता है। तो फिर रीवा की जनता ने, विंध्य की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को अपराधी माना और उनको सजा दी। सर, 8वीं विधानसभा चूँकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और लेकिन सरकार का न बनना कहीं न कहीं लगता है कि आगे जो रीवा का विकास खासकर है वो कहीं न कहीं उसमें अवरोध उत्पन्न होगा। कोशिशें की जा रही हैं, जैसे अभी कमलनाथ जी की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा था, इको पार्क, जो रीवा शहर में के बीच में एक टापू है बिहर नदी में, इसको विकसित करने की परियोजना जो एक चल रही थी, इसको कैंसिल कर दिया है। तो काम तो कुछ स्वीकृत किया नहीं, जो काम चल रहे थे उसको कैंसिल करने की कोशिशें कर रहे हैं वो। तो चूँकि काम रोको सरकार है, ये विकास इनके एजेंडे में नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है कि जो विकास होता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिशें ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की भी बराबर कोशिश है कि विकास के कोई काम रुकने ना पाए। सर, अभी जो कमलनाथ जी के जो निज सचिव रहे हैं और भोपाल में उनके यहाँ छापा पड़ा हुआ है और करोड़ रुपए बरामद हुए इंदौर, भोपाल और कई जगह से, लेकिन इस पर वो उल्टा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं ये बीजेपी ने करवाया है। बिल्कुल सही कहा, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। ऐसा जब आपके हाथ हो रहा है और उसमें चौकीदारों से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी क्या करे। सर, लेकिन उनमें से जो एक आदमी मिले हैं जहाँ छापा पड़ा है, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा हूँ। भाई, किसी को कुछ कहने से क्या होता है, जो गड़बड़ करेगा उसके हाथ से चीज़ें वो कहीं ना कहीं फंसेगा, तो वही काम हुआ है। अच्छा सर, सीधी की अपन बात करें
तो चुरहाट से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, इसके पहले उनको हार का सामना करना पड़ा। अब वो सीधी लोकसभा से लड़ रहे हैं सर, और वहाँ से आपकी प्रत्याशी रीति पाठक जो हैं, उनको भी कहीं न कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अजय सिंह फिर से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? किसी भी कीमत पे उनके जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। सिर्फ सीधी में नहीं, रीवा में, सतना में, शहडोल में, चारों सीटें जिंदगी जैसे विधानसभा में जनता ने अपना आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसी प्रकार से इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विकास अपने मुकाम तक पहुँच जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी जनता चारों सीटों में अपना आशीर्वाद देगी, ये आप निश्चित मानिए। सर, अजय सिंह राहुल का बयान है कि बघेली में उन्होंने कहा है कि अबे तो हमका कोई नहीं पूछत रहा, आप लोगों को कोई नहीं पूछता था, अगर हम इस बार नहीं जीत पाए तो आपको बिंद की जनता को और कोई नहीं पूछेगा। ये उनकी गलतफहमी है। पिछड़े पन का जो पहचान थी वो उनके हारने से और कांग्रेस के लगातार 3 पंचवर्षीय में हारने से पिछड़ेपन की पहचान दिल्ली की समाप्त हो गई। और एक बार भारतीय जनता पार्टी जब सीधी में जीत जाएगी तो सीधी की भी पिछड़ेपन की जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगी। सर, एक और बहुत अहम मुद्दा है रीवा जिले में, मैं रीवा लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, जिले की बात कर रहा हूँ। जब भी चुनाव होते हैं ये जरूर कहा जाता है कि यहाँ से अगर सांसद जनार्दन जी भले लड़ रहे हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि राजेंद्र शुक्ला ही लड़ रहे हैं सांसद चुनाव। हर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जब हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है तो मैं चाहे कोई भी प्रत्याशी हो उसी प्रकार से चुनाव प्रचार में लिप्त रहता हूँ जैसे मैं स्वयं चुनाव लड़ता हूँ, इसलिए शायद लोग इस प्रकार से कह रहे होंगे। सर, स्थानीय मुद्दे, विकास के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको आप लेकर जा रहे हैं लोगों के पास में? राष्ट्रीय मुद्दा तो यही है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत समृद्धशाली, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बन के तैयार हो जाएगा। विश्व गुरु के स्थान पर भारत को पहुंचाने का जो सपना वर्षों से हम सब देख रहे थे वो पूरा होगा। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, बेरोजगारी, गरीबी समाप्त होगी, विकास की क्रांति होगी। आंतरिक सुरक्षा के मामले में देश पूरी तरीके से आतंकवाद और नक्सलवाद को कुचलने की स्थिति में रहेगा और समस्या मुक्त देश बन पाएगा। राष्ट्रीय मुद्दा तो यही है जो सिर्फ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरा हो सकता है, अन्य किसी में क्षमता नहीं है कि उस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ा पाए। और स्थानीय मुद्दे का जहाँ तक सवाल है तो केंद्र से द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं वो निर्बाध गति से चलती रहेंगी। मोदी जी बनेंगे, हमारे सांसद सब जीतेंगे तो ललितपुर से सिंगरौली की रेल लाइन, उड़ान स्कीम से रीवा को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए शानदार एयरपोर्ट बनाने का काम, रीवा से मिर्ज़ापुर रेलवे लाइन की ज़रूरत है। तो जो इस प्रकार के शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो ऐसे काम जिसमें केंद्र की मदद की ज़रूरत है उनको हम पूरा कर पाएंगे। और एक एजुकेशन हब और एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में रीवा को आत्मनिर्भर इलाका बनाने का जो हम सबका लक्ष्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। सर, स्थानीय चीज़ें कौन सी जो जिन्होंने आपने पूरा किया 5 साल में? कई चीज़ें हैं जी। अब तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कौन सा काम बच गया है जो आप नहीं कर पाए। जी। क्या क्या काम किया है वो तो दिख रहा है। जी। रीवा से हनुमाना चले जाइए तो शानदार 4 लेन की सड़क आपको दिखेगी। रीवा से इलाहाबाद जाएंगे चाक घाट तक तो शानदार 4 लेन की सड़क आपको दिखाई देगी। रीवा से जबलपुर जाएंगे, रीवा से सतना जाइए, युद्ध स्तर पर 4 लेन की सड़क जो बीच में बंद हो गई थी वो उस पर निर्माण काम चल रहा है। बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गई, रिंग रोड फेज़ 2 का काम भी शुरू होने वाला है। विश्व स्तरीय सोलर प्लांट बन गया जिसकी बिजली से 2 दिन पहले दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चली है। तो पूरे दिल्ली के अखबारों में छपा है कि रीवा के बिजली से चली दिल्ली की मेट्रो। तो रीवा का नाम तो वहाँ छप रहा है, देश और दुनिया के मानचित्र में रीवा का नाम आ गया है। तो कुल मिला के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, रीवा को में सीवरेज सिस्टम हो जाए, हर घर में मीठा पानी जाने लगे, बिजली, तमाम तरह की चीज़ों में काम हुआ है। और
जो कुछ काम पाइपलाइन में है, जी जो अभी हमारी योजना में है, उसको हम ज़मीन पर उतारेंगे। सर, विपक्षी आरोप लगाते रहे हैं कि यहाँ जो भी काम आप लोगों ने किया है वो उसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। क्या वाइट टाइगर सफारी की शुरुआत उन्होंने की थी? क्या 16 प्लांट की शुरुआत उन्होंने की थी? उनको तो सपना भी नहीं आया होगा, सपने में भी ये सब प्रोजेक्ट नहीं आए होंगे जी जो उन्होंने शुरू किया। जी और कौन सा काम कब शुरू होता है वो रिकॉर्ड में है, जी तो रिकॉर्ड में आप देख लीजिए जी कि रीवा से मऊ, रीवा से हनुमाना, रीवा से चाक घाट, ये सारी जो सड़कें बनी हैं, ये सब कब इसकी पहल की गई, सबसे पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने पत्र लिखा, वो सब रिकॉर्ड में है। तो जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया, उनके पास ये कहने के अलावा कुछ नहीं है कि जो काम हो गया उसको नकार तो सकते नहीं। कभी कहते हैं विकास नहीं हुआ और कभी कहते हैं हमने किया है, इसलिए तो हंसी के पात्र बन गए और इसीलिए तो 8 सीटें हार गई हैं। सर, 8 सीटें हारने का श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? इसी प्रकार के अनाप शराब जो बातें, बयान जो जनता के गले नहीं उतरता। आज विकास की जो रीवा बदला है, उसमें यदि आप ये कहने का कि गलती करेंगे कि हमने किया है, तो सज़ा तो मिलेगी, जनता ने सज़ा दे दी। सर, आप हमेशा से विवादी के लिए जाने जाते हैं। आपसे मैं कई मौके पर मैंने आपका इंटरव्यू लिया है, डेरा वगैरह में भी आप गए हैं, मैंने आपसे इंटरव्यू लिया। एक बात जो मैं खुद भी जानना चाह रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टियों का हमेशा से आरोप रहा है कि आपने रीवा को अधिकतर समझड़िया के हाथों में बेच दिया। विकास तो किया है, कहीं ना कहीं दबी जवान से लोग कहते हैं, लेकिन साथ में वो एक टॉन्ट भी मार देते हैं कि कहीं ना कहीं समझड़िया के कहीं जो बेशकीमती ज़मीनें हैं उन पर उसका आदमी कब्जा है। नहीं, देखिए, ये जो रीडेंसिफिकेशन स्कीम है, उसके अंतर्गत जो काम हुए हैं, उसमें कुछ काम तो कांग्रेस के शासन में भी हुए थे, जैसे शिल्पी प्लाजा बना। अब बाद में कलेक्ट्रेट और ऑडिटोरियम का जो प्रोजेक्ट आया, जिसमें सरकारी ज़मीन के एवज में ये काम कराया गया, वो सरकारी ज़मीन के ऑक्शन हुए एक योजना के अंतर्गत, जिसमें मुख्य सचिव से लेके और 15 प्रमुख सचिव रहते हैं। कलेक्टर प्रस्ताव बनाते हैं, कमिश्नर उसको ऊपर भेजते हैं और फिर वहाँ पर मुख्य सचिव से लेके सारे सचिव उसको अनुमोदन करते हैं। तो इसमें कोई ज़मीन कोई विधायक मंत्री बेच सकता है या किसी को उठा के दे सकता है, और एक्स को देगा कि वाई को देगा कि जेड को देगा, ये अधिकार किसी विधायक मंत्री के पास नहीं रहता। ये उस अधिकार समिति के पास रहता है, जो प्रक्रिया के अंतर्गत टेंडर करके पारदर्शी तरीके से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है। तो चूँकि रीडेंसिफिकेशन स्कीम जो दिग्विजय सिंह के शासन में शुरू हुई थी, वो स्कीम में के अंतर्गत रीवा में मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हर स्कीम के अंतर्गत रीवा की तस्वीर बदले। शानदार कलेक्ट्रेट रीवा में होना चाहिए, शानदार ऑडिटोरियम रीवा में होना चाहिए। जिस तरह मोदी जी ने रिवर फ्रंट बनाया गुजरात में, और फिर अखिलेश यादव ने बनाया लखनऊ में, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि रीवा में रिवर फ्रंट बने। जब शानदार नदी 12 महीने रीवा के शहर के बीच से बहती है, तो रिवर फ्रंट सिर्फ साबरमती में, अहमदाबाद और लखनऊ में क्यों बने, रीवा में क्यों नहीं बने? तो इस स्कीम को हमने आगे बढ़ाया और उसका जब टेंडर होता है, कुछ काम समदड़िया को मिला, अभी रिवर फ्रंट का काम तो बंसल को मिल गया। और जो तीसरी रीडेंसिफिकेशन स्कीम है, वो जो सुपर स्पेशलिटी के सामने जो ज़मीन बिल्डर को देके और कई प्रकार के काम हम करा रहे हैं, जिसमें तरह के तालाब का सौंदर्यीकरण भी है, सरकारी क्वार्टर्स हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है। तो ये सारे काम जो उस ज़मीन के एवज में हम करा रहे हैं, वो काम ना सुंदरिया को मिला, ना बंसल को मिला, वो मिल गया हैदराबाद की कंपनी को। तो इसलिए टेंडर में कौन डालेगा, वो हम किसी का ना तो हाथ पकड़ सकते और ना किसी को हम दे सकते हैं। ये समझने वाले सब समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ये सोचती है कि यदि हम 100 बार झूठ बोलेंगे तो शायद सही हो जाए, सही मान ले लोग, और सही मान लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो काम तो वो कभी कभी करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद करते क्या हैं, फिर इसी प्रकार से काम करते हैं कि फिर वो छापे पड़ते हैं और फिर रुपया जब्त होता है। लेकिन हम लोगों के शासनकाल में तो सिर्फ विकास हुआ है, और विकास के अलावा और कोई दूसरा एजेंडा है नहीं। और चाहे रीडेंसिफिकेशन में हमने कलेक्ट्रेट बनाया हो, ऑडिटोरियम बनाया हो, लोग कहते हैं कि ऐसा तो देश में कलेक्ट्रेट नहीं है, ऐसा तो मध्य प्रदेश में ऑडिटोरियम नहीं है। तो इसी काम के लिए तो तरस रही थी रीवा की जनता, जिसको हमने धरती पर उतारा है।
तो इसके लिए अब क्या क्या करें, राजनीति तो करनी है, तो इधर उधर की बातें करो, झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ और किसी तरह अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करो, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब देखिए, मुझे याद है पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा उठाया था कि ज़मीन समझौरिया को दे दिया, उसके बाद भी हम जीते, और इस बार भी मुद्दा उठाया, उसके बाद भी जीते, और इस बार सिर्फ रीवा नहीं जीते, 8 सीटें जीत गए। तो इसका मतलब ये है कि इनका इस प्रकार का जो अफवाह है उसको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। सर एक बात और जो मैं आपसे कई बार मिला हूँ और इस मुद्दे पे मैंने बात भी किया है और आपका वादा भी था कि मऊगंज से आप मुझे एक विधायक दीजिए और मैं मऊगंज जिला बनवाऊँगा। ये कब होने जा रहा है सर? इस तरह की बातें तो हमने कभी नहीं की जी नहीं, शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे, सीएम रहते थे, उन्होंने जब प्रदीप पटेल जी के समर्थन में आए थे, रैली किया था उन्होंने खटखरी में, तभी उन्होंने ये बात कहा था कि आप हमें विधायक दे दीजिए यहाँ से, और विधायक बनते ही जैसे ही हमारी अगली सरकार बनेगी हम पहले काम यही करेंगे, मऊगंज को जिला बनाएंगे। किन्होंने कहा? सीएम अच्छा, उन्होंने कहा। अच्छा, अभी आपने कहा हमने कहा है? आपसे भी मैंने कई बार बातें हुई, तो आपका भी नहीं। देखिए, हम अपने बारे में तो बता सकते कि हमने नहीं कहा, अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, तो वो हमको दिखा दीजिएगा कहाँ कहा। अच्छा सर, मऊगंज जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, ये शुरू से हम कहते रहे कि इसमें गुण दोष के आधार पर हमको निर्णय करना पड़ेगा, समग्रता के साथ करना पड़ेगा, भावनाओं में बह के नहीं कर सकते, लेकिन यदि वास्तविकता है, इससे फ़ायदा होता है, विकास होता है, तो ज़रूर होना चाहिए। और यदि, क्योंकि मुझे ये भी अनुभव है कि जब 3 जिले हो गए थे शेड्यूल में, उमरिया में और अनूपपुर में, तो शुरू में तो उत्साह में सबने कहा कि जिला बना दीजिए, और जब जिला बन गया तो मेरे साहब हम तो बहुत छोटे हो गए, कोई पूछे नहीं, दो विधानसभा का 1 जिला। तो इस चक्कर में कभी लगा कि बहुत अच्छा हो गया और कभी लगता है कि अरे ये तो लोग जिनके लिए किया वही दुखी हैं। तो इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा कह देना चाहिए, इसको समग्रता से विचार करने के बाद जो बेहतर हो वही होना चाहिए। अच्छा सर, एक और मतलब जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो आपके बड़े भाई विनोद शुक्ला जी, उन्होंने कहा था, मतलब जब पहले मऊगंज से लड़े वो निर्दलीय लड़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर उन्होंने ज्वाइन किया और फिर से वो कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। अभी ताज़ा उनका बयान आता था जिसमें उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था कि मुझे अपने परिवार वालों ने बढ़ने नहीं दिया। हो सकता है। नहीं, सीधे आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि आपने उन्हें बढ़ने नहीं दिया। हमारे ऊपर तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं। नहीं सर, क्या लगता नहीं कि वो किन लोगों का आरोप का जवाब देंगे, क्योंकि अपने को तो जो जनता ने मौका दिया है काम करने के लिए, आकर उस काम में इतना मशगूल रहते हैं कि अन्य चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते। नहीं सर, आपको लगता नहीं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में? सभी को मिलना चाहिए मौका, तो जीवन में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि सभी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा सर, जो पुलवामा अटैक हुआ था, अभी मैं अधिवक्ताओं के बीच में था, न्यायालय परिसर में था, तो वहाँ कुछ अधिवक्ताओं का कहना था कि पुलवामा अटैक कहीं न कहीं षड्यंत्र था मोदी जी का। ये विकृत मानसिक का परिचय है कि इस प्रकार का बातें कर रहे हैं जी। नहीं, उनका ये भी आरोप है सर कि नोटबंदी और जो जीएसटी लागू किया गया था उससे आम आदमी परेशान हुआ था। लेकिन आम आदमी बहुत प्रसन्न भी है। कल हम देख रहे थे वहाँ सोशल मीडिया में लोग कह रहे थे कि नोटबंदी से भी बहुत फ़ायदा हुआ है और जीएसटी से भी बहुत फ़ायदा हुआ है। उसकी बात माने। तो सर, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में सहानुभूति वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली नहीं है? किस बात की सहानुभूति? क्योंकि अभी सुंदरलाल जी का असामयिक निधन हुआ था और उनके पुत्र को ही कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। क्या आप लगता है कि कुछ वोट कटेंगे इससे, भारतीय जनता पार्टी का उस ओर जाने वाला? नहीं, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर चुनाव हो रहा है ना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है, जिससे कि देश तरक्की की राह पे जो चल रहा है वो और तेज गति से चलने लगे। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है ये चुनाव। मतलब वर्तमान जो सांसद कोई छोटा चुनाव नहीं है। जी, तो जनार्दन जी का इसमें कोई रोल नहीं है, मानते हैं आप? जनार्दन जी ने रेलवे लाइन मंजूर करा दिया, इससे बड़ा और भूमिका क्या चाहिए? यदि वो सांसद नहीं बनते तो रीवा से सिंगरौली की जो रेल लाइन में काम लगा हुआ है वो कैसे शुरू हो पाता? मनगवा से चारघाट की रोड 4 लेन की बन के तैयार हो गई, बीच में रुक गई थी, खूब अखबारबाजी होती थी, काम बंद हो गया, काम बंद हो गया। हालांकि काम हम ही शुरू कराया था, लेकिन काम बंद होने पे हम ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। उसको दोबारा शुरू करा के पूरा कराने वाले तो जनार्दन मिश्रा है। रीवा से हनुमना कितनी शानदार रोड है, ऐसा लगता है विदेश में यात्रा कर रहे हैं। ये भी तो उसके श्रेय तो जनार्दन मिश्रा जी को देना पड़ेगा। उड़ान स्कीम रीवा में हवाई सेवाएं शुरू हो जाएं, इसके लिए रीवा को उड़ान में शामिल करना जरूरी था। उस उड़ान स्कीम में
रीवा को शामिल कराने का काम यदि दिल्ली में बैठ के जनार्दन मिश्रा जी ने किया, इसलिए तो सांसद चुन के हमें दिल्ली भेजा था। सर कहीं कहीं सांसद जी ऐसा बयान उनका आ जाता है कि जो वायरल हो जाता है, जैसे उन्होंने अभी हाल में ही कहा था कि बच्चा पैदा होता है अगले दिन वो वोट मांगने लगता है, इस पे इसका क्या समर्थन है आपकी तरफ से? देखिए, वो फक्कड़ नेता हैं, जी। उनके अंदर न तो कपट है और न ही उनके अंदर कोई षड्यंत्र से भरे हुए व्यक्ति हैं। वो साफ सुथरी राजनीति करते हैं। 17 साल की उम्र में 19 महीने जिस व्यक्ति ने जेल में काटे हों, उनके रग में राजनीति है। और उस संस्कार जो जमुना प्रसाद शास्त्री जी से उन्होंने संस्कार प्राप्त किए थे, उसी संस्कार को लेकर राजनीति में वो आगे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी बातों को कोई बुरा नहीं मानता। मैंने तो कई बार देखा पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, सब हंसते रहते हैं। और आज तक जनार्दन मिश्रा जी की किसी बात का किसी ने बुरा नहीं माना, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके दिल में कुछ नहीं है। किसी को लाड़ से, किसी को प्यार से, छोटे को वो बोलते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं। और देखिए, चुनाव जब आता है सारे लोग उनके काम में लग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये साफ सुथरे व्यक्ति है। सर क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे बन जाते हैं विपक्षियों के पास इस तरह? ठीक है, जनार्दन जी निष्कपट आदमी है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आपको लगता नहीं कहीं कहीं विपक्षियों के लिए एक हथियार बन जाता है? हथियार बनता है, लेकिन सफल तो कभी हो नहीं पाते। विपक्षी तो कभी सफल हो नहीं पाए, हथियार भले कुछ भी बनाए। लेकिन जनार्दन मिश्रा जैसी ईमानदारी लोग कैसे लेके आएंगे? मुझे मालूम है, मुझे याद है, एक बार बाण सागर की नहर का मुआवजा उस ज़मीन का जनार्दन मिश्रा जी को मिल गया था, जो ज़मीन नाम तो जनार्दन मिश्रा जी के थे, लेकिन उनके पिताजी ने अपने मरने के पहले उस ज़मीन को किसी को दे दिया था, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पाई थी। जनार्दन मिश्रा जी को पैसा आ गया, लेकिन उन्होंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया जब तक उस ज़मीन को उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र करा के अब वो पैसा उनके खाते में नहीं डलवा दिया। वो ये कहते रहे कि मेरे पिताजी की आत्मा को बड़ा कष्ट होगा यदि ये पैसा मेरे खाते में आ जाएगा। तो जो व्यक्ति ईमानदारी की इस पराकाष्ठा को छू रहा हो, वो राजनीति में ऐसे लोगों की आवश्यकता है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा सर, एक और जो राष्ट्रीय मुद्दा है, इंदौर से 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन ताई, इनको हम लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको 9वीं बार टिकट न देना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना जैसा नहीं है? नहीं, वो तो सब बातचीत करके सहमति के साथ ही किया है, क्योंकि अब 9 बार 10 बार 9 बार टिकट दिया, ये भी तो है। अब हो सकता है उनको आगे किसी नए व्यक्ति को आगे बढ़ाने का पार्टी है। अच्छा सर, भोपाल से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और दिग्विजय सिंह के बारे में जो प्रज्ञा ठाकुर ने अभी कहा है कि उनके ज़माने में हमें यातनाएं दी गई थी, तो उस पर क्या कहना है? बुरी तरह हारेंगे दिग्विजय सिंह, हारेंगे। शायद भोपाल में इतने वोटों से पहले कभी कोई नहीं हारा होगा। और सरकार किसकी बन रही सर इस बार? मोदी जी। तो ये हमारे साथ कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के राजन शुक्ला जी हैं, जिन्होंने हमेशा से खासकर मेरे इंटरव्यू जब भी मैंने उनका लिया है, उन्होंने बेबाकी से और पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। उनका साफ साफ कहना है कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूतपूर्व सांसद जनार्दन मिश्रा जी को यहाँ पे उतारा है, वो एक निष्कपट आदमी है, जिनका ना पैसे के प्रति किसी के प्रति मोह नहीं है। उनका सिर्फ एक ही काम है कि लोगों की सेवा करना। और साफ साफ अभी शुक्ला जी का कहना है कि मोदी जी की सरकार आने वाली है, और भोपाल में खासकर दिग्विजय सिंह ऐतिहासिक वोटों से हारने वाले हैं। पेट्रोल न्यूज़ के लिए रीवा से आलोक शर्मा।